भाई उसकी दुनिया उजाड़ कर ही दम लेंगे। तविक और नमित दोनों अपने बड़े भाई के बिहेवियर से वाकिफ थे, जिससे वो नहीं चाहते थे कि दानिश की बेवकूफियों की वजह से इस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाए। नमित अपने मन में भगवान से दुआ मांग रहा था कि उसके भाई के वो मैसेज पढ़ने से पहले दानिश को होश आ जाए। दिल्ली मेहता हाउस में आज मेहता हाउस पूरा लाइटिंग और फूलों से सजा हुआ था। आज बहुत दिनों के बाद मेहता फैमिली में शादी होने जा रही थी, पर ताज्जुब की बात यह थी कि आज जिसकी शादी होने वाली थी वो इस घर की छोटी बेटी थी, यानी मालवी मेहता। मालवी मेहता उम्र 23 साल, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, गुलाबी होंठ, सीधी नाक, घुंघराले काले बाल, परफेक्ट बॉडी फिगर। मालवी अपने छोटे से कमरे में दुनिया से बेखबर होकर बेड पर घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और एक 55 साल की औरत उस कमरे में दाखिल हुई, जो कि मालवी की मां स्वाति मेहता थी। स्वाति की उम्र 55 साल होने के बावजूद उनके चेहरे पर नूर अभी भी बरकरार था। स्वाति एक हाउसवाइफ थी, जिनकी दुनिया सिर्फ अपनी 2 बेटी और उनके पति थे। वो मालवी को अभी बिस्तर पर सोता हुआ देखकर अपना सिर पीटते हुए बोली, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। आज इसकी हल्दी संगीत दोनों है और ये लड़की इतनी देर तक बेशर्मों की तरह घोड़े बेचकर सो रही है, जैसे इसे अपनी शादी की कुछ पड़ी ही नहीं। पता नहीं इस लड़की का ससुराल में क्या होगा। स्वाति झुंझलाहट में बड़बड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ गई और मालवी को उठाते हुए बोली, मालू उठ जा बेटा, देखो सुबह हो गई है। आज तुम्हारी हल्दी और संगीत की रस्म होने वाली है, अब उठ जाओ बेटा। मालवी, जो गहरी नींद में सो रही थी, स्वाति के हिलाने से उसकी नींद में खलल पड़ने लगा। वो आंखें बंद करके नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, क्या है माँ, सुबह हुई भी नहीं है कि आप आ गई मुझे उठाने। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर और सोने दो। ये कहते हुए मालवी कंबल से मुंह को ढककर करवट लेकर सो जाती है। स्वाति फिर से उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मालू सूरज सिर चढ़ा है, सुबह हो चुकी है, उठो भी बेटा। घर में सारे मेहमान तुम्हें ही पूछ रहे हैं कि दुल्हन कहाँ है, उठो जल्दी। मालवी को जैसे उसके हिलाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी स्वाति ने पास के टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर मालवी के मुंह पर डाल दिया। ठंडा पानी मुंह पर पड़ते ही मालवी की नींद 2 मिनट में फुर्र हो गई। वो जल्दी से हड़बड़ी में उठकर बैठ गई और सामने खड़ी स्वाति को देखकर चिल्लाते हुए बोली, आह माँ, ये कौन सा तरीका है किसी को नींद से जगाने का। नींद के साथ पूरा बेड खराब कर दिया आपने मेरा। स्वाति मालवी के चिल्लाने से दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी आंखें बड़ी करके उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती मालू, कब से उठा रही हूँ मैं तुम्हें, उठने के बजाय मुंह को कंबल से ढकने लगी। हाँ, आज घर में तुम्हारी हल्दी और संगीत है, घर में आधे से ज्यादा मेहमान आए हुए हैं और तुम हो कि घोड़े बेचकर सो रही हो। आए हुए मेहमानों को तुम्हारे अब तक सोने की बात पता चली तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी मुझे उन लोगों से। तुम चाहती हो तुम्हारी माँ को लोग बातें सुनाए? मालवी अपनी माँ के चेहरे पर नाराजगी को देखकर बिस्तर से उन्हें मनाने के लिए उतरती है और उसके गले में बाहें डालकर कंधे पर सिर टिकाए मासूमियत से बोली, सॉरी माँ, इतनी देर तक सोने के लिए, लेकिन मुझे कल रात ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए देर से आंख लगी मेरी, अब माफ भी कर दो। वैसे मैं कुछ घंटे के बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी, फिर आप सुबह सुबह किसके कमरे में आकर डांटोगी। मालवी के ससुराल जाने की बात सुनकर स्वाति भावुक होकर झट से उसको सीने से लगाकर प्यार से समझाते हुए बोली, सॉरी बेटा, हमें तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मालू, तुमको अब समझना होगा, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम एक नए घर में जाओगी, वहां पर तुम्हारे ऊपर जहर फैला हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ पेशेंट की हालत के बारे में। इतना कहकर वो वहां से चले जाते। डॉक्टर की बात सुनकर उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए तविक अपने भाई के कंधों पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहता है, नमित भाई, मामला हाथ से जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है हमें बड़े भाई को फोन करके दानिश भाई के बारे में बता देना चाहिए। बड़े भाई का जिक्र होने से नमित के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। नमित गहरी सांस छोड़ते हुए तविक से कहता है, छोटे, तू जानता है ना,
उसे ये बात बताना मतलब सोए हुए राक्षस को जगाकर खुद को बलि पर चढ़ा देना। तभी उसको दिलासा देते हुए कहता है, लेकिन भाई और कोई चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास बलि चढ़ने के अलावा। नमित, जो पहले टेंशन में था, तभी के चमकीले दांत देखकर पूरी तरह से चिढ़ गया और उसके सिर पर चपेट मारकर बोला, दांत दिखाना बंद कर छोटे। तुम्हें इस सिचुएशन में हंसी आ रही है? मजाक चल रहा है क्या? तुम दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, एक तो अक्ल से कम और दूसरा दिमाग से पैदल। तभी सिर सहलाते हुए तविक मुंह बनाकर तेज आवाज में बोला, भाई आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने थोड़ी कहा था दानिश भाई को एक लड़की के लिए सुसाइड कर ले। नमित उसके तेज कहने पर उसके मुंह पर हाथ रखकर धीरे से बोला, अरे मेरे बाप धीरे बोल। अगर किसी ने सुन लिया कि अग्निहोत्री फैमिली के बेटे यहाँ हैं और उनमें से एक बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो हमारी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और गलती से इस बात की भनक मीडिया को लगी तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। तभी नमित के हाथों को हटाते हुए बोला, इसलिए कह रहा हूँ नाक कटने से पहले आप उस नाक को ढक दो। नमित अपने भाई को देखकर अजीब टोन में बोला, हैं? क्या बोला तू? तविक अपनी बात को सुधारते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है किसी को खबर लगने से पहले हमारे डेविड भाई को फोन करके दानिश भाई की हालत के बारे में बता दीजिए ताकि हमारे भाई हमारे खानदान की नाक और इज्जत दोनों कटने से बचा लें। क्योंकि गलती से उनको किसी और से पता चला ना तो वो यहाँ आकर हम दोनों को खड़े खड़े ही नर्क के दर्शन करवा देंगे। ये सुनते ही नमित को लगा जैसे किसी ने उसके रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा पानी डाल दिया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। हालांकि उसका बड़ा भाई जरूर डेविल था, लेकिन अपने तीनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, इतना कि उनको एक भी खरोंच आ जाए तो वो जमीन में छेद कर दे। अगर दानिश के बारे में उसको बता दिया तो उनका जो अंजाम होगा उसके बारे में सोचकर ही डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि उनका भाई थोड़ा बहुत उस पर गुस्सा जरूर करेगा। नमित कुछ देर सोचकर तफीक की तरफ लाचार नजरों से देखने लगा, जैसे उसको कह रहा हो कि तू ही फोन करके भाई को बता दे दानिश की कंडीशन के बारे में। वहीं अपने भाई की नजरों का इशारा समझकर तफीक झट से पीछे होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं भाई, सोचना भी मत, मुझसे नहीं होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए कि इसमें आपकी मैं मदद करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए। आप मुझसे बड़े हो, आप ही देख लीजिए क्या करना है। तविक छोटे बच्चे की तरह हाथ बांधकर बैठ गया। वहीं टेंशन के मारे नमित अपना नाखून चबाते हुए खुद से ही बोला, कैसे बात करूं बड़े भाई से? आखिर दानिश के बारे में कैसे कहूं और किस मुंह से कहूं कि उसने आपकी गैर मौजूदगी में सुसाइड किया है और मैं उसे रोक भी नहीं सका। तविक अपने भाई को यूं नाखून चबाते देखकर बोला, छी भाई, क्या आप बच्चों की तरह नाखून खा रहे हो और फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से फोन करो और बड़े भाई को बता दो। उसकी बात सुनकर नमित उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और उसके पास जाकर बोला, मुंह बंद कर अपना। मेरी मदद करने के बजाय मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? अगर तुझे लग रहा है मैं फालतू टाइम पास कर रहा हूँ तो एक काम कर, तू ही भाई को फोन करके बता दे दानिश की कंडीशन के बारे में। ये बोलकर नमित उसके हाथ में फोन देते हुए बोला, तुझे इतना आसान काम लग रहा है ना, तो ले फोन और कॉल करके सब बता दे भाई को। तविक उसके रिएक्शन पर अपने दांत दिखाते हुए बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इतनी जल्दी सीरियस हो गए मेरी बातों पर। एक बार ये दानिश भाई उठ जाएं, फिर मैं उनको बताता हूँ। एक मामूली सी लड़की के खातिर अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने भाई की जिंदगी दांव पर लगा देना कहाँ की समझदारी है, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी कल शादी है और वो किसी और से होने वाली है। नमित उसको देखकर हामी भरते हुए बोला, वो तो प्यार में निकम्मा हो गया है, यहाँ हमारी जान हलक में डालकर खुद बेड पर सुकून से लेटा है। बेवकूफ इंसान कहीं का। होश में आ जाए एक बार, फिर 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे मैं, तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा उसका। ये सब बड़े भाई की वजह से हो रहा है। उन्होंने तुम्हें और दानिश को काफी सिर पर चढ़ा कर रखा है, इसलिए उसकी हिम्मत काफी बढ़ गई है। उसकी बातों पर तविक मुंह बनाकर बोला, भाई आप दानिश भाई की गलती में मुझे मत बीच में कीजिए, मैं काफी समझदार बच्चा हूँ। तभी डॉक्टर उनकी तरफ आते हैं। नमित उन्हें देखकर बोला, मेरे भाई की कंडीशन अब कैसी है डॉक्टर? क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। हमने उन्हें इंजेक्शन, ये सब बड़े भाई की वजह से हो रहा है। उन्होंने तुम्हें और दानिश को काफी सिर पर चढ़ा कर रखा है,
इसलिए उसकी हिम्मत काफी बढ़ गई है। उसकी बातों पर तविक मुंह बनाकर बोला, भाई आप दानिश भाई की गलती में मुझे मत बीच में कीजिए, मैं काफी समझदार बच्चा हूँ। तभी डॉक्टर उनकी तरफ आते हैं। नमित उन्हें देखकर बोला, मेरे भाई की कंडीशन अब कैसी है डॉक्टर, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। हमने उन्हें इंजेक्शन दिया है, पर फिर भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। मैं और मेरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब भगवान की दुआ ही शायद उन्हें बचा सकती है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर नमित के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। वहीं तविक, जो काफी सॉफ्ट नेचर का था, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तविक नमित के सीने लगकर रोते हुए कहता है, भाई मुझे डर लग रहा है, अगर दानिश भाई को कुछ हुआ तो। नमित तविक के सिर को सहलाकर उसे शांत करते हुए बोला, रो मत छोटे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं भाई को फोन करके दानिश की हालत के बारे में बता देता हूँ। नमित उससे अलग होकर गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर मन में भगवान का नाम लेते हुए अपने डेविड भाई के नंबर पर कॉल करता है। नमित कानों पर फोन लगाए रिंग की आवाज सुन रहा था। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, वैसे वैसे डर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आखिरकार लास्ट रिंग तक कॉल रिसीव नहीं हुआ। तब जाकर उसने कानों से फोन हटाकर सांस छोड़ते हुए कहा, भाई फोन नहीं उठा रहा है, शायद मीटिंग में है। तविक अपने भाई को ज्यादा परेशान होते देखकर उसे एक सुझाव देते हुए बोला, भाई एक काम करो, आप बड़े भाई को मैसेज टाइप करके भेज दो, ताकि कुछ वक्त के लिए उनके गुस्से का सामना हमें ना करना पड़े। उसका आइडिया सुनकर नमित की आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो उसके कंधों को थपथपाते हुए बोला, वाह छोटे, कमाल कर दिया तूने तो, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, अपने भाई से भी ज्यादा। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तविक धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, हाँ आपके पास दिमाग होता तभी ना भाई। आखिर किस लड़की के लिए दानिश ने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा? क्या नाम है उस लड़की का? कौन है अग्निहोत्री खानदान का बड़ा बेटा? और क्यों उसके दोनों भाई इतने डरते हैं अपने भाई से? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नमित तविक। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। नमित तविक के मुंह से बुदबुदाने की आवाज सुनकर बोला, तुमने कुछ कहा क्या अभी? तविक हड़बड़ा गया। वो हकलाते हुए बोला, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से मैसेज टाइप करके भेज दीजिए। नमित ने हामी गर्दन हिलाते हुए मैसेज टाइप करके भेज दिया और एक राहत की सांस लेता है, जैसे उसने कोई बड़ी जंग खत्म कर दी हो। नमित और तविक वहां के काउच पर आकर बैठ जाते हैं। तभी तविक नमित को देखकर बोला, नमित भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बड़े भाई को जब पता चलेगा कि एक लड़की की वजह से भाई हॉस्पिटल में है, तो पता नहीं भाई उस लड़की के साथ क्या करेंगे। आपको पता है ना, वो हम सबसे कितना प्यार करते हैं। अगर कोई इंसान हमें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी ले, तो उससे पहले भाई उस इंसान का इस दुनिया से नामो निशान मिटा देते हैं। नमित उसकी बातों पर सिर हिला